हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले लेक्चर तक में हमने रेशनल नंबर के बारे में बात की थी। रेशनल नंबर का हमने डेफिनेशन लिखा था, रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देख चुके थे। मतलब बेसिकली हम जान चुके थे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों अब हम उससे आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों क्या है कि एनी रेशनल नंबर can be written in the form of decimal number system। बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि any rational number can be written in the form of decimal number system। देखिए बच्चों, कहने का मतलब हम किसी भी रेशनल नंबर 3/5, 11/3, 17/5, 18/5 कर दीजिए बच्चों। तो इन सारे नंबर्स पे, ये सारे रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों। देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है बच्चों। तो हम ये सारे रेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब देखिए, जैसे हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.6। 11/3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 3.6666 और ये 6 कब तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा बच्चों। ये 6 कितने टाइम्स आएगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स। बच्चों इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब होता है कि बहुत बार आएगा, जितना कि हम गिन नहीं सकते हैं, जितना हम लिख नहीं सकते हैं। बच्चों आप जितना भी 6 लिखोगे, अगर लिखना चाहोगे तो आप जितना भी 6 लिखते जाओगे सब कम पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 देखिए 11/3 को भी हमने कितना लिख दिया, 3.666 इनफाइनाइट टाइम्स। तो बच्चों इसी तरह हम हर एक रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 0.6, 3.666 सो ऑन अप टू so many times। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां से डेसिमल नंबर सिस्टम भी दो तरीके का होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम भी बच्चों दो तरीके का हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने तरीके का हो जाएगा, दो तरीके का। कैसे बच्चों, तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम दो तरीके का होगा। मैं पहले डिफाइन करता हूं कि वो दोनों तरीका कौन कौन सा है। पहला तरीका बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग, पहला जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला बच्चों मैंने कि डेसिमल नंबर सिस्टम दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोनों क्या क्या होता है मैं अच्छी तरह से समझाता हूं, लेकिन आप इतना समझिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम दो तरीके का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम और नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों अब देखिए टर्मिनेटिंग का मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से, कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना, इसमें टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल है 0.6, ठीक है, एग्जांपल है 0.6। और नॉन टर्मिनेटिंग का बच्चों एक एग्जांपल है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है हमारा 3.6666, 3.6666 so many times। तो देखिए बच्चों क्या है
कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल मैंने क्या लिखा 0.6 और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या लिखा 3.666 और 666 सो मेनी टाइम्स आया, बहुत बार आया। बच्चों देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स आए, जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स आए, ठीक है, और फाइनाइट नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आए, और देखिए बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आए, जिसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आए और सारे के सारे देखिए और साथ ही नंबर्स सेम हो, जैसे 3.666 है, इसका मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूं 3.121212 सो ऑन, सो मेनी टाइम्स। देखिए 3.121212 बहुत बार आता चला जाएगा बच्चों। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पहले जो है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स है पॉइंट के बाद, है कि नहीं है? और साथ ही देखिए 12 बार रिपीट कर रहा है, यानी कि एक ही नंबर बार रिपीट करता जा रहा है। यहां भी देखिए 6 बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं ऐसे वाले को, और जिसमें फाइनाइट डिजिट्स है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिसका कोई अंत है उसको टर्मिनेटिंग और जिसका कोई अंत नहीं है उसको नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? जिसका अंत है उसको टर्मिनेटिंग, जिसका कोई अंत नहीं है उसको नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बच्चों देखिए यहां पॉइंट के बाद 6666 इनफाइनाइट टाइम्स आता जा रहा है, इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 3.6 बार, 3.6 के ऊपर रेकरिंग, इसको बार नहीं बोलते हैं, सॉरी रेकरिंग बोलते हैं। 3.6666 को 3.6 रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। 3.66 के ऊपर एक लाइन लगा दिया जिसको क्या बोलते हैं 3.6 रेकरिंग, और ये किसको डिनोट करता है 3.666 सो मेनी टाइम्स को। समझ में आ रहा है? इसी तरह ये वाला जो नंबर है 3.121212, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3.12 रेकरिंग, यानी कि 3.12 बार आ रहा है, 1212 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 12 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया। समझ में आ रहा? तो रेकरिंग का मीनिंग ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये आपको क्लियर होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। समझ में आ रहा है? जिसका अंत हो उसको टर्मिनेटिंग, जिसका कोई अंत नहीं हो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो 6 बार आ रहा है इसको मैं 6 रेकरिंग से भी डिनोट कर सकता हूं। वही सिमिलरली इसमें 1212 बार आ रहा है, इसको मैं 12 रेकरिंग से भी डिनोट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए एक और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं अगला। इस पूरे को नोट कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों पहले इधर लिखिएगा ये वाला, फिर इधर, फिर इसके बाद इधर आ जाइएगा, ठीक है। और इसमें अच्छी तरह से इसको नोट करके और इसके आगे ही 3.666 इसके आगे 3.6 रेकरिंग लगा दीजिएगा, आपको अलग लिखने की जरूरत नहीं। और इसके आगे 3.1212 के आगे 3.12 रेकरिंग। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको लिखिए अच्छे से। तो देखिए बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 3.127 सो मेनी टाइम्स। देखिए 127 जो है ना आपका इनफाइनाइट टाइम्स आता गया, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स आता गया। इनफाइनाइट को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, तो मैंने इसको लिखा इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3.127 127 127 सो मेनी टाइम, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों 3.127 रेकरिंग। समझ में आ रहा है 3.127 रेकरिंग। ठीक है, तो बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। फिर अब हम अपने अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, फिर हम इर्रेशनल नंबर पे आते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो बच्चों इर्रेशनल नंबर क्या होता है, आप सब लोग बताइए इर्रेशनल नंबर क्या होता है। बच्चों इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए रेशनल क्या होता था जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, और इर्रेशनल कौन सा नंबर हो जाता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां लिखूंगा ए नंबर which can be not written, which cannot be written। ये ग्रामेटिकल एरर आप देख लीजिएगा, मैं कैन नॉट ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, अंग्रेजी पढ़ाने आया नहीं हूं। ए नंबर which cannot written in the form of p upon q where p comma q belongs to integer, where p comma q belongs to integer and q is not equals to 0, a number which cannot be written in the form of p upon q, where p comma q belongs to integer and q not equals to 0 is known as irrational number। तो बच्चों क्या समझाया मैंने यहाँ पे कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बच्चे हम देखें, तो हो जाएगा √5 √3 2 प्लस √5 3 अपॉन √7 5 इंटू √18। तो बच्चों ये सारे जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है, बच्चों इसको लिखिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं।
बच्चों तो हम इससे आगे मूव करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। अब हम आएंगे रियल नंबर पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर पर। बच्चों रियल नंबर क्या होता है? तो देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है नंबर वो सब रियल नंबर था। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब रियल नंबर था। देखिए मैं आपको एकदम शुरू से समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर के बाद क्या आया हमारा? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आया? होल नंबर। ठीक है बच्चों। अच्छा होल नंबर के बाद हमारे पास क्या आया? इंटीजर। होल नंबर के बाद हमारे पास क्या आया? इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के बाद हमने किस चीज के बारे में बात की थी? रेशनल नंबर। हमने बात की थी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए बच्चों नेचुरल नंबर, अच्छा देखिए होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया था, यानी कि देखिए जीरो और साथ ही नेचुरल नंबर भी आ जाता था। इसी तरह इंटीजर में आपका ये और ये दोनों आ जाता था। सिमिलरली देखिए रेशनल नंबर में आपका इंटीजर भी आ जाता था, रेशनल नंबर में आपका इंटीजर भी आ जाता था। बच्चों ये मत सोचिएगा कि इंटीजर रेशनल नंबर कैसे होगा, 3 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। बच्चों इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 या फिर 6 अपॉन 2, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमारा जितना भी इंटीजर होगा वो सब भी रेशनल नंबर होगा। साथ ही कुछ और भी जो नंबर्स आए उसको भी हमने बोला रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि रेशनल नंबर में इंटीजर भी इंक्लूडेड हो गया। ठीक है। अब रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर के बाद हमने एक और बात किया, एक और नंबर के बारे में जिसका नाम था इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। बच्चों हमने रेशनल नंबर के बारे में एक और रेशनल नंबर के बाद एक और नंबर के बारे में बात किया जिसको क्या बोला गया? इररेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या है? जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, और इररेशनल नंबर क्या है? जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सके। तो बच्चों ये दोनों नंबर जब एक साथ मिल गया ना, मतलब कि इन दोनों नंबर के कलेक्शन को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। इन दोनों नंबर के कलेक्शन को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इन दोनों नंबर को हम इकट्ठे रूप से रियल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा? इन दोनों नंबर्स को हम इकट्ठा जब एक साथ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रियल नंबर। ठीक है, वो रियल नंबर का सेट बन जाता है। आप रेशनल नंबर के सेट को इरेशनल नंबर के सेट को मिला दो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? रियल नंबर का सेट। समझ में आ रहा है? तो जितना भी रेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, सारा का सारा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। यानी कि रियल नंबर जो है अभी तक हमने जितना भी नंबर पढ़ा वो सब रियल नंबर का ही पार्ट हो जाएगा। वो सब किसका पार्ट हो जाएगा? रियल नंबर का। इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर क्या आपने समझा कि अभी अगर मैं इसमें सेट थ्योरी पढ़ा दिया होता तो मैं यूनियन लिखता, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसके बारे में हम नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जानिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के इकट्ठे, दोनों के जब इकट्ठा हम कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तब उस सेट को बोला जाता है रियल नंबर का सेट। समझ में आ रहा है? मतलब इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, हम किसी को भी क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अगर हमें अभी तक मैंने जितना भी नंबर पढ़ा है सबको एक ही नाम से बुलाना पड़े, सबको एक ही नाम से बुलाना पड़े, तो हम क्या नाम देंगे? रियल नंबर। क्या नाम देंगे? रियल नंबर। जैसे देखिए बच्चों अगर बोला जाए कि गांव में लड़के के बारे में बोला जाए तो एक गांव में तो बहुत सारा लड़का होगा। ठीक है, घर में आपके कुछ लड़के होंगे,
और आपका नाम आपको स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। खैर छोड़िए इन सब चीजों को, छोड़िए एकदम, इतना आपको जाना ही नहीं है। सीधा समझिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ मिलकर क्या किसका सेट बनाते हैं, रियल नंबर का सेट। मतलब कि अभी तक हमने जितना भी नंबर पढ़ा है सबके सब क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नंबर लाइन की बात करते हैं, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन क्या होता है बच्चों, रियल नंबर लाइन क्या होता है, तो देखिए रियल नंबर लाइन जो है एक ऐसा लाइन है जिसपे हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं सीक्वेंस में। आप पहले से भी जानते होंगे कि एक रियल नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं एकदम रियल नंबर लाइन के एकदम बीचों बीच हम जीरो को लेते हैं, रियल नंबर लाइन के बीचों बीच हम क्या करते हैं, जीरो को लेते हैं, ठीक है। और जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर्स को लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। और लेफ्ट साइड में हम कैसे नंबर्स को लेते हैं, निगेटिव नंबर्स को। समझ में आ रहा है बच्चों। ये एक ऐसा लाइन है, रियल नंबर लाइन क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन होता है जिसपे हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं सीक्वेंस वाइज। उस रियल नंबर के बीचों बीच ओरिजिन को लेते हैं और उसके राइट साइड में हम असेंडिंग ऑर्डर में रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। जैसे देखिए 0 0 के बाद आएगा 0.1 0.2, उससे पहले भी बहुत सारे नंबर्स होंगे 0.001 0.0, तो ऐसे एकदम सीक्वेंस वाइज प्लॉट करते जाते हैं। तो बच्चों हम सारे नंबर्स को तो प्लॉट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया 0 1 2 3 प्लॉट कर दिया। अगर 0.5 होगा तो कहीं बीचों बीच यहां हो जाएगा, 0.9 हुआ तो कहीं यहां हो जाएगा। तो इस तरह से हम रियल नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को। अच्छा बच्चों मान एक बात बताइए, एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है, एक रियल नंबर लाइन हमको दे दिया जाए और पूछा जाए कि 8 और 9 में दाहिनी तरफ कौन होगा और बाईं तरफ कौन होगा। तो बच्चों देखिए दाहिनी तरफ जितने बढ़ते जाएगी, सबसे दाहिने में क्या बड़ा नंबर, उससे बाएं में छोटा, बाएं में छोटा, बाएं में छोटा, दाहिनी तरफ बाएं वाले से बड़ा, पिछले वाले से बड़ा। तो 9 किस तरफ आएगा बच्चों, दो नंबर्स हैं हमारे पास, दो ही नंबर्स हैं, 9 आ जाएगा राइट साइड में, 8 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है। तो किस तरह से हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इससे आगे बात करते हैं एक ऐसे नंबर के बारे में जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा। अभी तक तो मैं जिन चीजों को पढ़ रहा था उनको आप अच्छी तरह से सुन के आए होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। इन चीजों को मैं रिकैप करवा रहा हूं, लेकिन अब एक ऐसे नंबर पे हम मूव करेंगे जो नंबर आप जानते नहीं है, समझे, और ये बड़ा ही खतरनाक सा नंबर है, ठीक है। अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, इस नंबर के इसको हम एक चैप्टर पे स्टडी करते हैं, आगे इस पे पूरा एक चैप्टर ही होता है और बहुत बड़ा सा चैप्टर होता है उस नंबर के बारे में जो हम आगे स्टडी करते हैं। लेकिन अभी बस उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। आगे जब जाता है ये चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे अभी जो हम एक अगला नंबर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी हम किस नंबर के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखने में थोड़ा सा आपको अटपटा दिखेगा, लेकिन डरिएगा मत बच्चों, इससे डरिएगा मत। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एक चैप्टर के तौर पे पढ़ते हैं, चैप्टर के तौर पे क्लास 11th के लास्ट में हम पढ़ेंगे, जो अभी मैं 12th वालों को पढ़ाया हूं। तो इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं और बड़ा ही अच्छा चैप्टर और अलजेब्रा का सबसे
टफ चैप्टर माना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका बस जस्ट मतलब क्या बताएं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसका मतलब ये आप समझ मत लीजिएगा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लिया। कोई अगर पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लिया, मत बोलना हाँ, क्योंकि जब पूरा पढ़ लोगे मैं बता दूंगा कि अब तुमने पढ़ लिया। आप बोलो जाके किसी को कि पूछो जो पूछना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखिए बच्चों, डरिएगा मत, डरिएगा मत। अभी अगर आपको थोड़ा इधर उधर का लगे, मतलब थोड़ा सा अटपटा लगे, तो भी मत डरिएगा, क्योंकि आगे जब हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा पूरा मतलब लगभग 15 से 20 क्लास जब हम पढ़ेंगे, तो आपकी सारी डर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। बच्चों देखिए, ए नंबर of the form a number of the form a plus iota b, a number of the form a plus iota b where a comma b belongs to real number and I is an imaginary number and iota is equals to root under -1। बच्चों देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो एक ऐसा नंबर जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो, जहां a और b क्या है? हमारा रियल नंबर है, जहां a और b क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। और i जो है ये i एक इमेजिनरी नंबर है, जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? रूट अंडर -1 के इक्वल। जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? रूट अंडर -1 के इक्वल। समझ में आ रहा है बच्चों? आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट अंडर -1 के इक्वल, और इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का जो नंबर होता है, a प्लस आयोटा b के जो फॉर्म का जो नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों? a प्लस आयोटा b के फॉर्म के नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, इस i को हम लोग आयोटा बोलते हैं। ये जो i लिखा हुआ है ना, i को हम लोग बोलते हैं आयोटा, i को बोलते हैं आयोटा, और इसका वैल्यू तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, रूट ओवर -1। तो बच्चों देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा, रूट 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है बच्चों? तो इस टाइप का जो भी नंबर होता है उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक नए तरीके का नंबर है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है बच्चों? तो इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? बस जो मैंने लिखाया है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है? बाकी अभी बहुत ज्यादा इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब टाइम आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा और कुछ जानकारी देता हूं जिसको लेके आप लोग अपनी कॉपी में रख लीजिए, और जब पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर तब बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इसको, बहुत मतलब अलग तरीके से। इसका एक्सप्लेनेशन ही मैं अलग तरीके से दूंगा। एक्सप्लेनेशन का तरीका ये नहीं होगा तब, क्योंकि तब हम लेवल मेंटेन कर चुके होते हैं। अभी आप 10th पास करके आए हो, अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपके पास वो लेवल नहीं है। लेकिन जब साल भर मैं पढ़ाऊंगा, अभी से 8-10 महीने बाद, 7-8 महीने बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, उस समय आपका एक लेवल बन चुका होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उस समय आपको आसान लगेगा ये चैप्टर। तो बच्चों यहां तक नोट कीजिए।
बच्चों अभी मैंने क्या लिखा था, a प्लस आयोटा b में एक नंबर, एक टर्म आया था आयोटा, एक टर्म आया था आयोटा, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, i से डिनोट कर रहे थे। और इसका वैल्यू मैंने क्या बोला था, रूट अंडर माइनस 1। इसका वैल्यू मैंने क्या बोला था, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए आयोटा का वैल्यू रूट अंडर माइनस 1 है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1। अच्छा बच्चों देखिए आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमिलरली आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बच्चों हम आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लिखा, माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा। तो देखिए आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आयोटा। अच्छा सिमिलरली देखिए बच्चों आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बच्चों देखिए आयोटा स्क्वायर को एक बार और स्क्वायर कर दीजिए तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगा। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, 1। अच्छा बच्चों अब देखिए आयोटा की पावर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 प्लस 1। अच्छा बच्चों देखिए दैट इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा लिख सकता हूं। अच्छा बच्चों देखिए आयोटा की पावर 4 का वैल्यू अभी मैंने क्या लिखा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो ये कितना हो गया, आयोटा की पावर 5 का वैल्यू कितना आ गया, आयोटा। ठीक है बच्चों अब देखिए सिमिलरली देखिए आयोटा की पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा की पावर 2। अच्छा बच्चों आयोटा की पावर 4 अगेन 1 और आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस 1। तो आयोटा की पावर 6 कितना, माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों अच्छा देखिए आयोटा की पावर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा की पावर 3। ठीक है और देखिए आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना, 1 और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना, माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा। अच्छा देखिए आयोटा की पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। देखिए बच्चों आयोटा के पावर में, अगर आयोटा के पावर में 4n प्लस 1 है, जहां n कोई इंटीजर है, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 में n अगर इंटीजर है तो आयोटा का वैल्यू क्या क्या होता जाएगा, अगर चलिए सब हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं तो जीरो पे कितना हो जाएगा, आयोटा 1 रखने पे n का वैल्यू कितना आएगा, आयोटा की पावर 5। 2 रखने पे कितना आएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 एंड सो ऑन आता जाएगा बच्चों। तो इन सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा। क्यों, आयोटा की पावर 1 का वैल्यू तो आयोटा होगा ही, आयोटा की पावर 5 का वैल्यू भी आयोटा, और सिमिलरली आयोटा की पावर 9 एंड सिमिलरली आप बढ़ते जाइए, हर एक नंबर का वैल्यू आयोटा ही आता जाएगा। आप निगेटिव नंबर भी रख के देख सकते हैं बच्चों, लेकिन निगेटिव नंबर के बाद अभी निगेटिव नंबर में आप जाइए मत, ठीक है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने ऐसे ही ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा की पावर 8 तक मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ही पढ़ेंगे, वहां फिर से मैं डिफिनेशन लिख पाऊंगा, फिर से अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया बच्चों, ठीक है। अभी इसका ये मतलब नहीं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगले लेक्चर में मैं सेट थ्योरी स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को मैं बता दूं
अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेट अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इसको ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका फंक्शन, ऐसे भी और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें इसका काम आएगा। तो इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।